Hey guys, welcome to our channel, The Success Hub, where we believe, dream it, plan it, and achieve it. Guys, dreams तो सभी देखते हैं, right? टारगेट्स अचीव भी सभी करना चाहते हैं, पर जो ड्रीम से लेके टारगेट्स अचीव करने तक का सफर है, उसके लिए चाहिए आपको एक ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज योर प्लानिंग, है ना। जो कि सब लोग कर तो लेते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थॉट है वो ये है कि अचीव कैसे करना है, तो उसके लिए आपको वर्क करना है, प्लान करना है एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। एंड दिस चैनल इज श्योरली गोइंग टू बी अ प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म टू मेक योर प्रिपरेशन ईजियर। ठीक है, लेकिन हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न में? द कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड। वो कहते हैं ना, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंटली पढ़िए। सो द फर्स्ट सीरीज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। द फर्स्ट सीरीज जो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th हम यहाँ पर कवर करेंगे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दिस इज माय सजेशन कि अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, सो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है। प्लीज डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करेंगे आफ्टर एवरी 4 और 5 वीडियोस। ठीक है, एडिशनल बुक्स आपको बिल्कुल भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद आप इस चैनल को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी एडिशनल बुक्स परचेज करने की। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता दिए और उनके आंसर्स बता दिए। कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि राइट आंसर है तो क्यों है, एंड अदर 3 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो उस हिसाब से आप देखिए कि जब आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 4 क्वेश्चंस, है ना। एक ही टाइम पे आपको नॉलेज मिलेगी। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से आपकी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है या आपको चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप एक नई सीरीज हम इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलॉन्ग विद योर रेगुलर क्लासेस। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप अलग से टाइम देंगे और उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब अपनी एनसीईआरटी को कवर कर ही रहे हैं तो साथ के साथ बस आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए और आप खुद देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ईजी और कितने सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट चैप्टर टुडे, द लिविंग वर्ड, है ना। लेकिन अब आप कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि इट इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल चैप्टर, सो व्हाई टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। लेकिन देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या करते हैं स्टूडेंट्स की डिफिकल्ट चैप्टर होगा, लेंदी चैप्टर होगा तो उस पर बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके बदले जो सिंपल होंगे, जो स्कोरिंग चैप्टर्स होंगे उनको ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन में एक बैलेंस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले हैं। वी आर ऑनेस्टली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट फॉर क्लास 11th एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट फॉर क्लास 12th हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, सो लिविंग वर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज डू फॉलो अगर आपको प्रिपेयर करना है बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज। So the first question is, which of the following includes alphabetical arrangement of species of a particular place describing their features? तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन में: मैनुअल्स, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा।
जब आपको इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो आप इजीली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजीली आप इस तरीके से बता सकते हो कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट किसमें होता है। तो मैनुअल्स में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ बुक जिसमें कंप्लीट लिस्ट होती है और डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। कंप्लीट लिस्टिंग होती है प्लांट्स की, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में है। कैटलॉग्स में क्या होता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली आपको बता रखा है कि कैटलॉग्स में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज होता है। तो आपको यहीं से पता लग गया कि आपका राइट आंसर है कैटलॉग्स। बट मोनोग्राफ्स और फ्लोरा क्यों नहीं है आपको पता होना चाहिए कि मोनोग्राफ्स इसलिए नहीं है क्योंकि इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, है ना। और फ्लोरा इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज अ बुक कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, जिसमें कि उसकी हैबिटेट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा होता है मेनली, ठीक है। सो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है कैटलॉग, जिसमें कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। तो एक बार वही ट्राई कर ले, पहले स्टार्ट कर ले फिर। So the second question is, which one of the following character is common in classical taxonomy and modern taxonomic studies? तो आपको पता पहले होना चाहिए कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या है और मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज क्या है, ठीक है। तो जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो इट इज बेस्ड अपॉन ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव पहले हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज करते थे वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ही होती थी। लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं उसमें वी कंसीडर ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल एक्सेट्रा। तो उसमें हम सारे कवर करते हैं। लेकिन अगर आपको एक भी टेक्सोनॉमी के बारे में पता होता कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी के बारे में सपोज करें, अगर आपको पता होता कि इट कंसिस्ट मतलब इट इज अ स्टडी विच इज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो आप इजी चूज कर सकते थे कि कॉमन कैरेक्टर तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही हो सकता है, बिकॉज इट कम्स इन द क्लासिकल टेक्सोनॉमी, इट इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी, है ना। तो ये मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में और क्लासिकल टेक्सोनॉमिक स्टडीज में कॉमन कैरेक्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, living organisms can be unexceptionally distinguished from non-living on the basis of their ability for, ठीक है। लेकिन अब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग में से डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्या हाईलाइट करने का वर्ड है जो वो है अनएक्सेप्शनली, ठीक है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए। जैसे कुछ बच्चे अब इसको फर्स्ट ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे कि ग्रोथ एंड मूवमेंट, बिकॉज इट इज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, है ना, कि ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और मूवमेंट भी। लेकिन क्या एक्सेप्शन है इसमें कि ग्रोथ जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, वन इज इंट्रिंसिक एंड द अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, इनसाइड फ्रॉम इनसाइड होती है, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, वो बाहर से होती है। फॉर एग्जाम्पल स्नो माउंटेन, है ना, कोई स्नो माउंटेन अगर है तो अगर उस पर एडिशन ऑफ स्नो होता जाए, ऊपर से और स्नो आती जाए, तो इट विल इंक्रीज, राइट, माउंटेन का साइज बढ़ता चला जाएगा, स्नो एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। तो सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इट इज द एक्सेप्शन, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। अनदर ऑप्शन इज इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है जो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, नो अदर लिविंग थिंग्स, ये भी गलत हो गया। Another option is reproduction. See, reproduction is the characteristic of living things, living organisms, not for non-living things. But उसमें भी exceptions हैं, right? There are many of the sterile or infertile organisms. For example, mule. For example, worker bee. है ना, पढ़ते हैं हम, ड्रोन होता है, क्वीन होता है, वर्कर बी होता है। आउट ऑफ दीज थ्री वर्कर बी इज स्टेराइल और इनफर्टाइल, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन भी एक्सेप्शनल केस हो गया। सो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर क्योंकि हमको पता है कि इफ वी गेट एनी ऑफ द स्टिमुलस तो वी रिस्पॉन्ड, है ना, आवर बॉडी रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट आंसर है। ICBN स्टैंड्स फॉर, ये आपको लर्न होना चाहिए कि ICBN है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा। ICZN होता तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICN भी हो सकता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया।
ICNCP भी हो सकता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ICVCN भी हो सकता था, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। Another question is, two plants can be conclusively said to belong to same species if they। तो देखो आपको पहले स्पीशीज के बारे में बहुत ही क्लियरली एनसीईआरटी में बता रखा है कि इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अगर ये डेफिनेशन आपको याद होती, आपने पढ़ी होती, तो आप इजीली मार्क कर सकते थे कि इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो दैट कैन रिप्रोड्यूस एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो सेकेंड आंसर बहुत इजीली हाईलाइट हो रहा है कि इट विल बी द आंसर, है ना। Another question is biosystematics aims at। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज अ वेरी ब्रांच ऑफ साइंस विच वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक वे। मीन्स क्या करते हैं, फर्स्ट दे कैरेक्टराइज, देन दे आइडेंटिफाई, देन दे प्रोवाइड द नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स along with their evolutionary study। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोसिस्टेमैटिक्स क्या करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे ऑप्शन की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो नहीं, इट इज नॉट द ओनली थिंग दे डू, राइट। बायोसिस्टेमैटिक्स में तो सब चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, नो। अनदर ऑप्शन इज आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्या सिर्फ आइडेंटिफाई ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वो तो क्लासिफाई भी कर रहे हैं, कैरेक्टराइज भी कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर भी दे रहे हैं। सो द थर्ड ऑप्शन, क्लासिफिकेशन on basis of evolutionary history and establishing their phylogeny on totality of various parameters. So this will be your right answer. Another question is, the label of herbarium sheet does not carry information on। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हर्बेरियम शीट पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है। तो आप इजीली ऑड वन आउट को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा इसमें रॉन्ग ऑप्शन है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट पर होती है। हर्बेरियम शीट पर सबसे पहले होता है डेट ऑफ कलेक्शन, की जो आपने स्पेसिमेन लगाया है, कौन सी डेट पे आपने कलेक्ट किया था, कौन सी प्लेस से आपने कलेक्ट किया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन। इंग्लिश नेम होगा उस स्पेसिमेन का, वर्नेकुलर मतलब कि लोकल नेम होगा, और बोटेनिकल नेम होगा। उसके अलावा उसकी फैमिली और नेम ऑफ कलेक्टर, ठीक है, जिसने भी उसको कलेक्ट किया है नेम ऑफ कलेक्टर भी इंक्लूड होता है। तो क्या यहाँ पर कहीं हाइट ऑफ द प्लांट आया, नोवेयर। डेट भी आएगा, लोकल नेम भी आएगा, नेम ऑफ कलेक्टर भी आएगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन भी आएगा, फैमिली भी आएगा, इंग्लिश नेम भी आएगा, बोटेनिकल नेम भी आएगा, लेकिन ये हाइट ऑफ द प्लांट इज द रॉन्ग आंसर। अनदर क्वेश्चन इज, स्टडी द फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट टू करेक्ट वन। ठीक है, या तो आप दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो दो करेक्ट वन सेलेक्ट करिए, या फिर दो जो इनकरेक्ट है आपको वो पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप थर्ड ऑप्शन इसमें पढ़ेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, तो क्या ये सही है, नो, क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि R.H. विटेकर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, है ना। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो एक तो ये हो गया आपके पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन, तो ये तो राइट हो ही नहीं सकता। तो अगर आप नीचे ABCD के ऑप्शंस देखिए तो A और B में थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो A और B तो वैसे ही नहीं हो सकते आपके आंसर अब, ठीक है। अब आपका बचता है C और D। तो अब आप अगर फर्स्ट लाइन पढ़िए कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, तो अगर आपको ये डेफिनेशन याद होती तो आपको पता भी होता कि अर्नस्ट मेयर ने दी थी। दिस इज वेरी राइट, दिस इज करेक्ट कि अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया था स्पीशीज का, और उन्होंने कहा था कि स्पीशीज क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच स्पीशीज। ये उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीशीज का। तो ये आपका एक तो राइट है कि उनकी डेफिनेशन जो थी वो अर्नस्ट मेयर ने दी थी। और अगर आप फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़िए कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम अमीबा की बात करते हैं, ठीक है, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसा रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल डिवाइड हो रहा है, न्यू सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल,
ठीक है। और हमने रिप्रोडक्शन में क्या बात करी अभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कि एक सेल डिवाइड हो रहा है और 2 सेल बन रहे हैं, तो वो प्रोजेनी हो रहा है, वो ऑफस्प्रिंग हो रहा है, तो आखिर तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन ऑल्सो, कि बाइनरी फिजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सिनोनिमस हो गए है ना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में। तो एक तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया। सो फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट विल बी करेक्ट, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। Next question is, nomenclature is governed by certain universal rules and which of the following is contrary to the rules of nomenclature, जो कि rules of nomenclature में include नहीं हो रहा है। तो देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि nomenclature के rules क्या है। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या है। फर्स्ट रूल है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो हम लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, और अगर किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं तो वी लैटिनाइज द वर्ड। अनदर जो रूल है वो ये है कि नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस होता है, सेकंड वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। थर्ड रूल हमारा क्या है कि हम व्हेन दे आर प्रिंटेड, देन द साइंटिफिक नेम्स को हम प्रिंट करते हैं तो दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और व्हेन दे आर हैंड रिटन देन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। जब आप खुद लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज को आप सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। अनदर रूल ये है कि जीनस जब आप लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट जब आप लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप जीनस और स्पीशीज लिखते हैं तो उसके बाद आप एब्रीविएटेड फॉर्म में ऑथर का नेम लिख सकते हैं, मतलब लिखते हैं। ठीक है, तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और ऑथर साइटेशन, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल एपिथेट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बहुत करेक्ट है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल वर्ड represents the genus and second is the specific epithet, बिल्कुल सही है। names are written in Latin and are italicized, ठीक है, मतलब जब आप उसको प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। तो बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, क्या ऐसा हो सकता है? नो, ये तो आपको पता होना चाहिए कि वो लैटिन लैंग्वेज से ही होते हैं। Another question is, which one of the following is not a correct statement? Biological gardens have collection of living plants for reference. ये तो पता ही है कि बायोलॉजिकल गार्डन्स जो होते हैं, जब भी हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, लिविंग प्लांट्स ही होते हैं। की इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बहुत ही क्लियरली लिखा है तो एनसीईआरटी में कि इट इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स, ये भी पता है कि हर्बेरियम शीट्स में ड्राइड करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके हम उन स्पेसिमेंस को रखते हैं। तो अदर ऑप्शन अगर आप देखें कि म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि म्यूजियम में क्या होता है कि प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके स्पेसिमेंस होते हैं जिनको हम जार्स में या फिर कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन हम मेनली यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन? इट इज फॉर्मेलिन, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the common characters between tomato and potato will be maximum at level of their, see, आपको अगर टमाटो और पोटैटो का साइंटिफिक नेम बता होगा तो आप इजीली बता सकते हो। टमाटो इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो आप देख रहे हो कि उनका जीनस सोलेनम, सोलेनम इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी, दोनों को हम सोलेनेसी फैमिली में रख रहे हैं। सो दे विल हैव द कॉमन कैरेक्टर्स एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। अनदर ऑप्शन इज, अनदर क्वेश्चन इज, टेक्सोनोमिक हियरार्की रेफर्स टू, टेक्सोनोमिक हियरार्की हम किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये क्या है, एक हियरार्की फॉर्म कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं टेक्सोनोमिक हियरार्की। तो इट इज अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट है ऑफ ऑल द कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अनदर ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनमिस्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनमिस्ट, है ना। हमने पढ़ रखा है कि वो स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है सारी कैटेगरीज का, तभी जाके वो एक हियरार्की फॉर्म होती है। लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, नो। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, इट इज वेरी रॉन्ग। Another question is, the closely related morphologically similar sympatric population but reproductively isolated are designated as,
अगेन अगर आपको स्पीशीज की डेफिनेशन पता होती तो आप इजीली इसमें टिक कर सकते थे कि सिबलिंग स्पीशीज, क्योंकि उसमें लिखा है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हो आंसर इज द सिबलिंग स्पीशीज, अगर आप डेफिनेशन आगे अभी हमने रिपीट करी हुई थी ना लास्ट क्वेश्चन पे। Another question is which of the following is least general in character as compared to genera? अगर आप जेनेरा से कंपेयर करोगे, देखो कैरेक्टर्स लीस्ट जनरल इन कैरेक्टर्स मतलब किसमें सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े से कम है। तो जब हम ये पढ़ते हैं ना कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो जितनी हायर कैटेगरी होती है ना, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स उतने ही कम होते हैं। और जब हम आते हैं किंगडम से स्पीशीज तक तो हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो अब हमें क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि एज कंपेयर टू जेनेरा, तो भैया जेनेरा से स्मॉल कैटेगरी तो स्पीशीज ही है, तो आंसर विल बी स्पीशीज, क्योंकि अगर हम हाई टू लो कैटेगरी में आ रहे हैं, किंगडम से स्पीशीज तक आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीशीज इज कंसीडर्ड एज, स्पीशीज को हम कैसे कंसीडर करते हैं? लोएस्ट यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, नो। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है भाई ये, है ना, तो ये भी गलत हो गया। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नो, इट इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये कोई टेक्सोनॉमिस्ट ने डिवाइस नहीं किया है, ये इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब भी आप क्लासिफाई करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो आप पहले स्पीशीज ही देखते हो ना, उसके बाद आप पता लगाओगे कि वो किस जेनेरा में आ रही है, उसके बाद आपको पता लगेगा वो जेनेरा किस फैमिली का है, फिर किस ऑर्डर में, किस क्लास में। तो जो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडी, तो वो बेसिक यूनिट हमारी स्पीशीज ही होती हैं, तो दे आर द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not true for a species? Not true पूछा है आपसे, तो species members can interbreed, अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में। थर्ड ऑप्शन इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये भी हमको पता है कि होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज वेरिएशंस अकर अमंग द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तभी तो उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में हमने रखा है, क्योंकि वो वेरी कर रही हैं कुछ कैरेक्टर्स से, उसमें कुछ वेरिएशंस आ रही हैं, तो वेरिएशंस भी होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज। So the answer will be gene flow does not occur between the population of species. क्या ऐसा हो सकता है? This is not true. जीन फ्लो कैसे नहीं होगा? क्योंकि अगर हम देखें जीन फ्लो का मतलब क्या है? जीन फ्लो मतलब जीन माइग्रेशन, यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो एक पॉपुलेशन से अदर पॉपुलेशन तक किस तरीके से ट्रांसफर हो रही हैं, उसको हम जीन फ्लो कह रहे हैं। जीन फ्लो क्या है? दो पॉपुलेशन में हो सकता है जो कि सेम स्पीशीज की हैं, थ्रू माइग्रेशन, है ना। इट इज मीडिएटेड बाय रिप्रोडक्शन एंड जीन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अगर आप देखो तो जीन फ्लो तो हो ही रहा है, जीन तो माइग्रेट कर ही रहे हैं, तो हाउ इट कैन नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज, राइट। ओके, अनदर क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज, तो नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज अ बोटेनिकल गार्डन, तो वो ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन तो हो नहीं सकता, या फिर ऐसा तो है नहीं कि वन कैन ऑब्जर्व ओनली ट्रॉपिकल प्लांट्स, सिर्फ एक ही ट्रॉपिकल प्लांट्स ही आपको वहां पर दिखाई देंगे, ये भी नहीं हो सकता। और नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज एज द नेम इंडिकेट्स इट्स ए बोटेनिकल गार्डन, तो वाइल्ड लाइफ की हम वहां पे बात नहीं कर सकते कि आपका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है ऑफ द जर्मप्लाज्म, मींस एक्स सीटू मींस क्योंकि हम एक इंक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड में हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराते हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस से होते हैं, ठीक है, और उसको हम फिर बोटेनिकल स्टडीज में यूज कर रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन हमारा राइट है कि दे अलाउ द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, ठीक है। Another question is local names of various plants and animals. क्या करते हैं local names? Helps in recognizing organisms worldwide. ये तो नाम से ही गलत हो गया, क्योंकि local place पे हम उस plant को जिस name से बुला रहे हैं वो उसका local name हुआ ना। local language अलग होती है, local लोग उस किसी भी चीज को अलग अलग name से जानते हैं, तो वो worldwide हम उसको और recognize नहीं कर सकते हैं local name से। Are used universally. कैसे यूज हो जाएंगे? लोकल नेम्स तो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में यूज होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। आर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट नेम्स, हाउ कैन इट बी स्पेसिफिक? एक ही वर्ड को किसी और प्लेस पे किसी और नाम से जाना जा रहा है किसी चीज को, और दूसरी किसी प्लेस पे हम उसको दूसरे नाम से जानते हैं, है ना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए मक्का का, तो कई लोग बोलते हैं कि ये मक्का है, कई लोग बोलते हैं भुट्टा है, कई लोग बोलते हैं छल्ली है, कई लोग बोलते हैं मकोई है, अलग अलग नेम से हम जानते हैं उसको, है ना, तो वो स्पेसिफिक तो हो नहीं सकते।
द फोर्थ ऑप्शन इज इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट्स द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि लोकल नेम एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोग ही बुलाते हैं उस नेम से, उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट को, उस एनिमल को, तो इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अनदर ऑप्शन इज विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. इनकरेक्ट क्या है, अभी हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि बायोलॉजिकल नेम्स आपके लैटिन में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था. बायोलॉजिकल नेम्स को हम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था. और फर्स्ट वर्ड जो जीनस का होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ अगर लिखा है स्मॉल से तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए. ठीक हो गया. अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू एबीसी रिप्रेजेंट इन द साइंटिफिक नेम. अगर आपके पास ये साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो इसमें ये जो सी लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, आपको बताना है कि व्हाट दे इंडिकेट, है ना. तो अगर आप ए देखो, ए क्या है, ए के ऊपर लिन लिखा है, मीन्स इट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ लीनियस, क्योंकि लीनियस ने ये नेम दिया था मैंजीफेरा इंडिका. और मैंने अभी बताया था कि जीनस और स्पीशीज के बाद हम ऑथर का नेम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं. तो अगर यहाँ पे लिन एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है, इट इंडिकेट्स लीनियस. ठीक हो गया. तो अगर आप नीचे देखें एबीसी, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको जेनरिक नेम दे रखा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है कि इट इज अ स्पेसिफिक नेम, ये भी गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है जेनरिक नेम, ये भी गलत हो गया, क्योंकि भैया ए के ऊपर तो लिन लिखा है, दिख रहा है कि इट इज फॉर लीनियस, इट इज फॉर द ऑथर. तो थर्ड ऑप्शन अगर आपका है ऑथर्स नेम, तो ये देखो आपको वैसे ही करेक्ट हो गया. आपको सी और बी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. अगर आप एबीसीडी का पता लगा रहे हो कि क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपको ए से ही पता लग गया कि ए इज फॉर ऑथर्स नेम, तो आपका आंसर ऐसे ही करेक्ट हो गया. अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम. देखो अगर आप फर्स्ट नेम ही पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन ही पढ़ो सॉरी, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम्स. हाउ कैन साइंटिफिक नेम्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉमन नेम. कॉमन नेम तो वो नेम होगा इसको हम कॉमनली एक चीज को बुला रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में. कॉमन नेम मतलब उसका लोकल नेम है, वो कॉमनली उसको लोग इस नाम से बुला रहे हैं. तो हाउ कैन इट बी अ साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम तो वो होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, है ना. अनदर ऑप्शन इज कि दीज इंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. ऑफ कोर्स अगर साइंटिफिक नेम होगा तो उसको वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा और हम ऐसा मानेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का हैज ओनली वन नेम. These have two components, generic and specific epithet. बिल्कुल सही है. And these are universally accepted name. We know that. According to binomial nomenclature, every living organism has. तो अब अगर फर्स्ट ऑप्शन ही देखेंगे ना, कई बच्चे उसी पे टिक कर देंगे कि इट हैज टू साइंटिफिक नेम. भैया टू ही तो होते हैं, एक जीनस एक स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ वन साइंटिफिक नेम एंड दीज टू आर द कंपोनेंट्स. तो इतनी जल्दीबाजी में आंसर टिक नहीं करना है कि हाँ भाई टू साइंटिफिक नेम लिखा है तो टू तो होते ही हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट. इट इज ओनली वन साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट इज द जीनस, दैट इज द जेनेरिक नेम. अनदर कंपोनेंट इज द स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. Another question is which of the following is not a result of cell division. तो देखो ग्रोथ तो सेल डिवीजन का ही रिजल्ट है. ग्रोथ मतलब हम बताते हैं when there is increase in the mass or increase in the number of cells. तो जब सेल्स डिवाइड करेंगे तभी तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, तभी तो ग्रोथ होगी. ठीक है. अनदर ऑप्शन इज रिपेयर. तो जब रिपेयरिंग होगी तो डेड सेल्स हमारे या फिर डैमेज सेल्स हमारे रिमूव होंगे और न्यू सेल्स हमारे फॉर्म होंगे, तो उसके लिए भी सेल डिवीजन होना चाहिए. रिप्रोडक्शन है, उसके लिए भी हमें सेल डिवीजन होना चाहिए. हमें अभी पढ़ा डिस्कस भी किया था रिप्रोडक्शन. तो अगर जो इसमें गलत ऑप्शन आ रहा है इट इज द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि भैया मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस. उसमें हम मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं. वहां पे सेल डिवीजन का कोई रोल नहीं आता है. अगर मॉलिक्यूल्स हमारे सिंथेसिस हो रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है तो इट इज द एनाबॉलिक रिएक्शन, है ना. अगर मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो इन दोनों का सम टोटल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है. तो उसको सेल डिवीजन से कुछ नहीं करना है. इट इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो दिस इज द राइट आंसर. मार्क द इनकरेक्ट पेयर्स. इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है. फर्स्ट इज द हाइड्रा. इट तो उसमें क्या होता है, इट शोज बडिंग. ये भी आपको
बहुत ही हम ये तो छोटी क्लासेस से बेसिक क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रा शोज बडिंग, है ना। तो इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्लैटवर्म्स में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो आपको अगर एक भी फ्लैटवर्म का एग्जांपल याद होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ इसमें प्लेनेरिया आता है और उसमें क्या होता है कि रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो रीजनरेट कैसे हो रहा है, अगर वो मतलब जो भी पार्ट उसका है उससे एक पार्ट से भी वो कंप्लीट रीजन, मतलब एक पार्ट अगर लॉस्ट हो जा रहा है तो वो कंप्लीटली उसको रीजनरेट कर पा रहा है ना। उसके बाद क्या है, ईस्ट में बडिंग बता रहा है वो, ठीक है। तो ईस्ट में बडिंग बता रहा है और अमीबा में क्या बता रहा है, फ्रेगमेंटेशन। तो इज इट ट्रू, सोच के देखिए आप। अमीबा में तो फिजन होता है, बाइनरी फिजन। इट इज वेरी कॉमन आंसर की मतलब अमीबा में फिजन होता है कि जिसमें कि पेरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं 2 और मोर इंडिविजुअल्स में। और फ्रेगमेंटेशन क्या है, अब आपको ये लोग सोचेंगे फ्रेगमेंटेशन में भी तो डिवाइड ही हो रहे हैं तो अमीबा में हो सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन वो होता है जिसमें कि क्या होता है कि छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होते हैं और फिर ईच हैज द पोटेंशियल टू फॉर्म द न्यू वन। तो अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन हमें कहाँ पे शो होता है, फ्रेगमेंटेशन जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, जो फंगस होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स में स्पेशली जब हम मॉसेस की बात करते हैं तो एट देयर प्रोटोनिमा स्टेज, तो वहां पे होता है फ्रेगमेंटेशन। अमीबा में तो हमारा फिजन ही होता है जहां पे पेरेंट सेल्स डिवाइड करेगा और 2 और मोर इंडिविजुअल सेल्स बनेंगे, है ना। अनदर 3 ऑप्शंस की हाइड्रा ईस्ट में बडिंग होता है और फ्लैटवर्म्स में रीजनरेशन होता है, दीज आर करेक्ट, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द रिप्रोडक्शन। इनकरेक्ट बताना है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था अमीबा के लिए, है ना, कि उसमें बाइनरी फ्यूजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और सेल डिवीजन भी हो रहा है। तो सेल डिवाइड कर रहा है तभी वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड, अगर आप पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो लिंक्ड है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ में मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और रिप्रोड्यूस में भी वो यही कर रहा है कि जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो एक सेल से न्यू सेल्स बन रही हैं, तो वो सिनोनिमस हो गए, दे आर लिंक्ड टुगेदर। अगर आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो ये भी करेक्ट है ना। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, तो राइट आंसर मतलब इसमें जो आपका इनकरेक्ट वन है वो कौन सा है कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है वो, लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर नहीं है क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ह्यूमंस में ही देख लीजिए तो देयर आर सम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अगर आप और ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, जैसे म्यूल है, वर्कर बी का एग्जांपल हमने पहले दिया है, तो ये भी लिविंग हैं लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन शो नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप पढ़िए, देखिए माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ऑफ कोर्स जो लिविंग है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा ही करेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो, मींस आप लेबोरेटरी कंडीशंस में भी शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो तो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, बिना मेटाबॉलिज्म के तो कुछ है ही नहीं लाइफ, है ना। ऑल जो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं तो दैट ओनली गिव्स द लाइफ, है ना। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये तो गलत आंसर हमारा हो जाएगा। सो गाइस हमने अभी 26 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से क्योंकि हमें कंप्लीटली कवर करना है, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा और फिर जो बाकी क्वेश्चंस हम इस चैप्टर से प्रोवाइड कराएंगे आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको वो इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।